दोस्तों नमस्कार। ये वक्त भारत के लिए बहुत शानदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीतकर आ गए। यह देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। यह देश विकसित भारत होने के सपने देखने लगा है। इस देश के भीतर में पॉलिटिकल खर्चा 2014 की तुलना में तकरीबन 6 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव प्रचार करती है उसकी तुलना में बीजेपी का चुनाव प्रचार कम से कम लगभग 9 गुना ज्यादा होता है। और बीजेपी के अपने प्रचार को हिस्से में देखिएगा तो 2014 से पहले और 2014 के बाद उसमें भी लगभग 4 गुने का अंतर आ चुका है। इस देश के भीतर में इतना पैसा इस देश के नौकरशाहों में जो पे कमीशन नया आया उसने बांट दिया कि उसके बाद यह कहने की जरूरत नहीं कि इस देश की महंगाई दर से कहीं ज्यादा वेतन नौकरशाहों को मिलता है। लगभग 12 लाख की कमाई है तो टैक्स भी माफ किया जा चुका है सालाना। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में है जहां पर इस देश के तमाम बंदरगाह यानी पोर्ट्स हो, इस देश के तमाम हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट्स हो, इस देश में रेलवे हो जहां पर आधुनिकतम रेलगाड़ी दौड़ाने की कोशिश लगातार हो रही है। और आधुनिकतम तकनीक रेलवे में कैसे आ जाए इसको लेकर रेल मंत्री चिंतित दिखाई देते हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इस देश में सड़कों का जाल जबरदस्त तरीके से बिछ रहा है। पैसा इतना ज्यादा एनएचआईए के पास आ रहा है कि जो मंत्री महोदय हैं वो बार बार कहते हैं कि अब आने वाले वक्त में इस देश के भीतर आप सड़क पर ही हवाई जहाज की गति से गाड़ियों को दौड़ा पाएंगे और गाड़ियां भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने की तैयारी हो चली है। अमेरिका के साथ हमारे बेहतरीन संबंध हैं। F-35 हम खरीदने की स्थिति में हैं। रशिया से हमने खूब कच्चा तेल खरीदा। अब हम बड़ी एनर्जी के तौर पर अमेरिका के साथ खड़े होंगे। चीन के साथ भी हमारे व्यापार इस दौर में जबरदस्त हैं। $100 बिलियन से ज्यादा हम उनसे माल लेने लग गए हैं। इस दौर में मिडिल ईस्ट के साथ की परिस्थिति हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत अपने बाजार व्यवस्था को लेकर कितनी उन्नति कर रहा है, कमोवेश हर दिन प्रधानमंत्री के भाषण में सब कुछ छलक जाता है। जो नहीं छलक पाता है उसका जिक्र गाहे बगाहे देश के विदेश मंत्री और देश की वित्त मंत्री कर ही देती है। इस देश के तमाम नौकरशाह भी यह कहने से चूकते नहीं, सब कुछ परिपूर्ण है क्योंकि दुनिया के विकास दर में भारत की विकास दर सबसे ऊपर रेंग रही है। तो फिर किस बात की चिंता है। और डॉलर के मुकाबले रुपया, यह मत देखिए रुपया कितना गिरा, यह देखिए कि दूसरे देशों की करेंसी कहां पर खड़ी है और भारत कितनी आगे चल पड़ा है। यानी एक ऐसी शानदार कारपेट इस देश में राजनीतिक तौर पर बिछा दी गई है जिसकी एवज में कोई यह देखने को तैयार नहीं है कि इस देश में करप्शन कितना बढ़ गया है। कोई यह जानने को तैयार नहीं है कि वाकई इस देश के भीतर में अब कोई भी काम व्यापारी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कोई काम करेगा तो वह मुश्किल में फंस जाएगा। और जो वसूली नौकरशाह करने लग गए इस दौर में अलग अलग एजेंसियों के जरिए, उसने उनकी सांसें फैला दी हैं। और ये सांसें जो फूलती चली गई उसने एक ऐसी स्थिति में लाकर इस देश को खड़ा कर दिया है जहां पर सरकार का एरोगेंस सर चढ़कर बोलता है। यह तस्वीर शुरुआती दौर की इसलिए बड़ी जरूरी है क्योंकि इस देश का डाटा जबरदस्त है। एक ऐसा आंकड़ा है इस देश के साथ जिसमें आप कह ही नहीं सकते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। आप कह ही नहीं पाएंगे कि आपकी जेब में पैसा नहीं है। आप यह सोच भी नहीं पाएंगे कि भारत कितने कर्ज में डूब रहा है। आप यह भी नहीं सोचेंगे भारत कितने डॉलर को बेच रहा है और रुपए की करेंसी के मुकाबले तुलना कम से कम और ज्यादा गर्त में ना गिरे इसको वो संभालने की कोशिश डॉलर बेच के कर रहा है। यानी डॉलर के मुकाबले रुपया बचा रह जाए। इन तमाम परिस्थितियों के बीच सिर्फ 5 महीने की खबर आती है शेयर बाजार से। 30 सितंबर और 28 फरवरी इस बीच में इस देश का 90 लाख करोड़ रुपया जो लगभग $1 ट्रिलियन होता है वह शेयर बाजार का मार्केट कैप कम हो गया। लेकिन
हमने कहा ना, सरकार तो उड़ान पर है और बीते 3 महीनों के भीतर इस देश में जो पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर सरकार ने राज्यों के जरिए जारी किया वह भी तकरीबन 90 लाख करोड़ का है, यानी $1 ट्रिलियन। और इस देश की पूरी इकोनॉमी जो है वो $4 ट्रिलियन के इर्द गिर्द रेंग रही है। और हमारे लिए $1 ट्रिलियन गंवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। $1 ट्रिलियन निवेश में तुरंत आ जाना यह भी बड़ा आसान सा खेल है। तो इस खेल के पीछे क्या इस देश के भीतर का पूरा डाटा, पूरा ग्रोथ रेट, पूरा शेयर बाजार और इन सब के बीच लोगों की कमाई, इस देश में गरीबों की स्थिति, इस देश में एनएसओ के डाटा, इस देश में बैंकिंग प्रणाली की परिस्थिति, उनके भीतर जमा पैसा, सब कुछ क्या फेक है, फ्रॉड है? यह सवाल आज इसलिए बड़ा है क्योंकि इस दौर में हमने आपसे कहा ना तो विश्व मंदी आई है। विश्व मंदी के दौर को याद कीजिएगा 2008 में, तो एक झटके में जनवरी के महीने में 21 जनवरी 2008 1400 पॉइंट नीचे चले गया था शेयर बाजार। आज तो कोई मंदी नहीं है, लेकिन आज भी शेयर बाजार 1400 पॉइंट नीचे चला गया। इसके बाद कोरोना काल में याद कीजिएगा तो हफ्ते भर के भीतर किस तरीके से शेयर बाजार गोते लगा रहा था और पूरी दुनिया के भीतर हर शेयर बाजार डूब रहा था। लेकिन इस दौर में तो कोई बीमारी भी नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के बाजार को रोक दे। हां, एक चीज जरूर है, ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं और उसका असर दुनिया पर पड़ जाता है। इस दौर में जियोपॉलिटिक्स का असर जबरदस्त है। सिर्फ और सिर्फ आप उसे ही देखते रहिए, हमारी तरफ मत देखिए। इस दृष्टि से सरकार आगे बढ़ चली है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत आंकड़ों के लिहाज से, हकीकत इस देश के परसेप्शन के लिहाज से, दोनों परिस्थिति के बीच अगर देखिएगा तो भारत में असमानता बहुत बढ़ चुकी है। बिजनेसमैन इसलिए गायब है क्योंकि उसको हर जगह हैरासमेंट होता है जैसे ही वो पैसा कहीं भी लगाता है। स्थिति यह आ गई है कि अब वह भी कैश में डीलिंग करने लगा है, क्योंकि पैसा अगर डिजिटली वो दिखलाने लगेगा तो फंसता चला जाएगा। और इस दौर में चूंकि नौकरशाही की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, 7th पे कमीशन ने पैसा बढ़ा दिया, रिश्वत दुगनी हो गई। भविष्य किसका क्या है, सब कुछ आंकड़े अगर झूठ पर टिके हैं तो उसके बाद का सवाल यह है कि सरकार के हाथ से सब कुछ निकल चुका है और सिर्फ सरकार लीपापोती कर रही है, या फिर सरकार के पास कोई उपाय है? अगर इस देश के शेयर बाजार के विशेषज्ञों से पूछिएगा, इस देश में सरकार के जो सलाहकार इकोनॉमिक रह चुके हैं, अगर उनसे बात कीजिएगा, मसलन आप सुब्रमण्यम साहब से बात कीजिए जो जेटली के समय तक सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, या इसके अलावे भी जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के भीतर रहा समझा भोगा, उनसे बातचीत कीजिएगा तो वो बहुत साफ कहेगा दरअसल कितना डीप ये गहराई है और कितनी अंधेरी गली है ये, चूंकि इसकी जानकारी नहीं है। और भारत इतना बड़ा देश है कि उसमें आप कुछ भी छुपा सकते हैं तो आप छुपाते चले जाइए, कब तक आप छुपा पाएंगे? लेकिन अगर आपके हाथ से चीजें निकल गई है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। आप उसकी एवज में नए नए प्रोपेगेंडा करेंगे, मीडिया को अपने साथ खड़ा करेंगे। हो सकता है मंदी की दस्तक आप खुद इस तौर पर देने लग जाएं कि इस देश के लोग ही मान लें कि हां मंदी आ गई, अब सचेत हो जाइए। इस देश के शेयर बाजार के भीतर से सवाल सिर्फ एफआईआईज का नहीं है, सवाल तो यह भी है कि इस देश में एमएनसी ने भी पैसा निकाला है। आप जो घरेलू निवेशक है उसमें बड़ी कंपनियों के तौर पर एलआईसी है जो लगातार पैसा देकर इधर से उधर चीजें मैनेज कर रही है। आज रेलवे के शेयर गिर गए, क्यों गिर गए रेलवे के शेयर? कोई बताने की स्थिति में है? वहां तो शानदार काम हो रहा है। इस देश के भीतर में जो भी ऑटो सेक्टर है उसके शेयर गिर गए, क्यों गिर गए शेयर? इसकी फहरिस्त पर हम आए उससे पहले कुछ बातें और जरूरी है। क्या यह वाकई इस देश की परसेप्शन और हकीकत को आप समझ सकते हैं? अडानी को सीमेंट के क्षेत्र में कितना अनुभव है, लेकिन वो सीमेंट के क्षेत्र में गए। इस देश के टॉप मोस्ट 5 बड़े कॉरपोरेट को आप ले लीजिए, अंबानीज को ले लीजिए, अडानीज को ले लीजिए, टाटास को भी जोड़ लीजिए, अलग अलग तरीके से जो लेना है आप ले लीजिए। फिर सोचिए बीते 10 बरस में उनका ग्रोथ किन किन क्षेत्रों में हुआ है और उन क्षेत्रों में क्या उनका कोई अनुभव रहा है? और अगर नहीं रहा है और हर क्षेत्र को संभालने के लिए कोई ठेकेदार नियुक्त कर दिया गया है तो उस ठेकेदार को उस
पावर को देने के साथ उसकी एवज में कमीशन बड़ी ली गई होगी। बड़े कमीशन को चुकता कर मुनाफा बाजार से कमाने में जाहिर है जनता पर बोझ पड़ रहा होगा, वो महंगाई की शक्ल में सामने होगा। तो महंगाई दर ज्यादा होगी, बैंक का इंटरेस्ट कम होगा, शेयर बाजार में पैसा डूब रहा है। अब इन परिस्थिति में जो जिक्र म्यूचुअल फंड और एसआईपी का भी होता था, वह भी एक झटके में क्यों गायब हो गया? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ महंगाई भी बढ़ रही है, रुपया भी नीचे जा रहा है। अलग अलग फील्ड के ग्रोथ रेट को देखिएगा तो वह पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा नीचे चला गया है। खुले तौर पर करप्शन, सेबी की चेयरमैन थी माधवीपुरी बुच, आज उनका कार्यकाल पूरा हो गया। उनके ऊपर जो आरोप लगे वह तो खुली किताब थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पार्लियामेंट भी उनसे पूछताछ नहीं कर पाई, सरकार ने इजाजत नहीं दी, पार्लियामेंट की कमेटी बुलाती रह गई, नहीं आई। आज वो रिटायर हो गई, वो सेबी चीफ से चली गई। जिनको सेबी चीफ बनाया गया वो तुहिन कांत पांडे हैं। तुहिन कांत पांडे को रेवेन्यू सेक्रेटरी जनवरी में बनाया गया था। रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होता है उसके पास सारी फाइल सेबी की आ ही जाती है, वो देख सकता है, समझ सकता है। तो जाहिर तौर पर नए सेबी चीफ बने हैं। इससे पहले ये डिसइन्वेस्टमेंट में थे। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट 2017 के बाद कभी पूरा हो नहीं पाया। और नई परिस्थिति में मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इन दो दिशों में इस सरकार आगे बढ़ गई। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को देना है, सब जगह से कमाई करनी है। इसके आंकड़े कभी 10 लाख करोड़, कभी 6 लाख करोड़। और नई दिशा में 2025 से 2030 के बीच नीति आयोग ने बड़ी मेहनत करके दस्तावेज तैयार किया है कि 10 लाख करोड़ अब हम लोग मोनेटाइजेशन से कमाएंगे। गजब की स्थिति है, देश के हालात से बिल्कुल हटकर की परिस्थिति। और अब जब हम आपसे करप्शन का जिक्र करते हैं और हमने आपसे सेबी चीफ का जिक्र किया, अगर वो खुली किताब थी तो एचडीआईएल क्या था? वह भी तो करप्शन को लेकर खुली किताब थी। फिर वो फाइल कहां है, उसमें कितनों पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई तो कितनी उगाही की गई? ये सारे सवाल हवा के भीतर हो सकता है घूम सकते हैं, क्योंकि इस देश का साइज ही बहुत बड़ा है, बेस बहुत बड़ा है, आप कुछ भी छुपा सकते हैं। शायद इसीलिए इस देश के भीतर में पीएसयूज जो शेयर बाजार में है वो स्केलेटन की हालात में है। रेलवे मुश्किल हालात में, एलआईसी का नेटवर्क कम हो गया शेयर बाजार में। और होते होते बात आज तमाम सेक्टर से, अच्छी बात है, ये होते होते बात मीडिया तक पहुंच गई और मीडिया के शेयर भी इस दौर में बख्शे नहीं गए। हम एक्चुअल आंकड़े पर आए उससे पहले एक घटना और सुन लीजिए। महाराष्ट्र के भीतर मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास है वो फ्रांस की कंपनी है, और वहां पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसने शिकायत की। शिकायत किससे करे? हर कंट्री का एक राजदूत होता है जो दिल्ली में बैठा होता है, और कम से कम बिजनेस को लेकर हर स्टेट का उसका एक एम्बेसडर होता है। तो महाराष्ट्र का एम्बेसडर जो फ्रांस का है, उससे शिकायत की गई लेटर, और उसके बीच में जवाब एमएमआरडीए का आया कि देखिए आप जो है नियम कायदों का पालन नहीं कर रहे हैं, और दरअसल आप जो कर रहे हैं और कह रहे हैं वो कानून से थोड़ा हटकर है, यानी वायलेशन ऑफ नियम है। यानी करप्शन का जिक्र नहीं है, वो करप्शन का जिक्र कर रहा है, ये वायलेशन का जिक्र कर रहे हैं। यानी इस देश में विसिल ब्लोअर को भी आप सुरक्षा देने की स्थिति में अगर नहीं होंगे तो फिर करप्शन पर रोक लगेगी कैसे? और यहीं से उड़ान होती है जो शेयर बाजार तक चली जाती है और इस देश के ग्रोथ रेट पर आ जाती है, उस ग्रोथ पर जिसमें सब कुछ डूबता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन चूंकि आज शेयर बाजार में एक ऐतिहासिक गिरावट है 1400 पॉइंट की, सवाल यह है, उसके कारण कई बताए जा सकते हैं। उसमें कहा गया कि देखिए जीडीपी के आंकड़े आने वाले थे, उसको लेकर घबराहट थी, आईटी सेक्टर के शेयरों का दबाव था, और इन सब के बीच डॉलर लगातार चढ़ रहा है उसका दबाव था, एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, लगातार वो खरीद कर रहे हैं तो उसका दबाव था, और ट्रंप की टैरिफ जो अनिश्चितता पैदा की हुई है उसका भी दबाव था। अब आप सोचिए, कारण सरकार को बताने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन किसी भी सेक्टर को देखिए, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मीडिया सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, सब लाल बत्ती दिखा रहे हैं आज। इसके अलावे भी बढ़िएगा तो जो इंडस एंड बैंक है 4.44% नीचे आ गया, M&M है यह नीचे आ गया, एचसीएल, टाइटन, इंफोसिस, टीसीएस, एयरटेल, टाटा मोटर्स सब नीचे आ गए। ये बताने की परिस्थिति में इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी सेक्टर्स इस दौर में डूबते चले गए, और अगर जनवरी से फरवरी तक के बीच में देखिएगा पहले 2 महीनों में, तो लगभग 20 से 25% तक
जिन सेक्टर्स में नीचे की स्थिति आई है उसमें बैंक है, आईटी है, ऑटो है, पावर है, एफएमसीजी है, एनबीएफएस है, फर्टिलाइजर है, शुगर है, रियल्टी है, बचा क्या? इसका मतलब है कहीं इकोनॉमी में बड़ा छेद है, कहीं प्रधानमंत्री मोदी जिस अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं उसमें एक बड़ा होल है, और वहां पर वो कैसे खुद को दिखाएं, क्योंकि जानकार कहते हैं जनाब, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोग खरीदने जाते ही नहीं हैं। तो आप बाजार में कुछ भी ले आइए जाइएगा तो उसकी डिमांड तो होनी चाहिए, तो डिमांड है ही नहीं। तो आप अंतर्राष्ट्रीय वजहों को मत देखिए कि देखिए रूस यूक्रेन में क्या होगा, उसको लेकर अनिश्चितता का माहौल है, कच्चे दाम की कीमत का क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी घबराए हुए हैं। इस पे मत जाइए, अपने देश के भीतर की परिस्थिति को देखिए और समझिए, क्योंकि यहां पर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वह भी अपने आप को नीचे ले जा रही है। और शायद इसीलिए जिन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो आगे, जैसे आईटी सेक्टर 3.27% नीचे आ गया, ऑटो सेक्टर 2.65% नीचे आ गया, मीडिया 2.50% नीचे आ गया, पब्लिक सेक्टर के बैंक 2.05% नीचे आ गए, मेटल 1.82% नीचे आ गए। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज बहुत साफ है कि इस दौर में सरकार की इकोनॉमी का जो मैनिपुलेशन और जिस तरीके से चंद हाथों में सब कुछ सौंपने की प्रक्रिया थी और उसके आश्रय जो ग्रोथ लगातार बताया जा रहा था, वो सारे आंकड़ों का कोई बेस नहीं था, क्योंकि इस देश के भीतर में असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई आंकड़ा है ही नहीं। तो जब कोई आंकड़ा ही नहीं होगा तो फिर आप चीजों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अपने मन से आगे बढ़ाएंगे, पूरा मैनेज कर लेंगे, और मीडिया कोई सवाल करेगा नहीं तो फिर कोई दूसरा सवाल कैसे कर पाएगा? क्योंकि इस देश के भीतर में एक डेमोक्रेसी है, फोर्थ स्टेट की एक भूमिका है। उसने सवाल ही करने बंद कर दिए तो चिंतित कौन होगा और परेशान कौन होगा? और जब देख लेगा कोई सवाल नहीं कर रहा है तो फिर उस बिजनेसमैन का क्या होगा, पैसा क्यों लगाएगा? और सरकार के नियम कायदों के दायरे शय में जो नौकरशाही है, वसूली करने निकलती है, उसके दायरे में कौन फंसेगा? ये ऐसे सवाल इस दौर में आकर खड़े हो गए जिसमें अगर आप इस देश की हकीकत को समझें, 30 सितंबर 84,000 के पार भारत के बीएसई का सेंसेक्स था, और उस वक्त जो मार्केट कैप था वो 475 लाख करोड़ का था। क्या ये मैनिपुलेशन से डेवलप हुआ था? क्योंकि 28 फरवरी आज के दिन 2025, 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने, इन 5 महीनों में 11,101 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आया है, और कुल जो पैसे नीचे आए, जो मार्केट कैप था, वह 385 लाख करोड़ पर आ गया। यानी 475 से 385 पर आ जाना, यानी 90 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैप शेयर बाजार का कम हो गया, यानी $1 ट्रिलियन। अब आप सोचिए, लड़ाई तो है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की हो जाए, और 1 ट्रिलियन गंवाने पर भी माथे पर शिकन नहीं, पसीना नहीं, क्योंकि क्या पूरा मैनिपुलेशन से चीजें तैयार की गई और इस दौर में कोई कुछ बोल ना पाए, इसीलिए चंद हाथों में इस देश को चलाने की कमान सौंप दी गई। लेकिन इसका असर कब तक रहेगा? सिर्फ बीएसई इंडेक्स नहीं, निफ्टी के भीतर भी देखिएगा तो 27 सितंबर 2024 26,277 इंडेक्स था, जो घटकर आज की तारीख यानी 28 फरवरी को 22,124 हो गया, यानी 4,000 पॉइंट से ज्यादा नीचे आ गया। कल्पना के परे है, ना तो कोरोना काल है, ना विश्व मंदी है, तो फिर इसका असर कहां कैसे दिखाई देगा? यह जीडीपी में आज दिखाई दे गया, जिसको सरकार ने ही जारी किया है। सरकार ने बताया कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर आप ईयर टू ईयर देख रहे हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए 6.2 हमारा ग्रोथ रेट है, जो दुनिया के तमाम देशों में सबसे ज्यादा है। और फिर उसके भीतर जब आप ईयर टू ईयर आइएगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8% से घटकर 4.5% पर आ गया है। सर्विस ग्रोथ 8.3% से घटकर 7.4% पे आ गया है। माइनिंग ग्रोथ जो सबसे ज्यादा होना चाहिए था, वह 4.7% से घटकर 1.4% पर आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार जो देता है, कल्पना के परे है, 14% से घटकर 3.5% पर आ गया है। कंस्ट्रक्शन
मकानों का जिक्र, शहर का जिक्र, स्मार्ट सिटी का जिक्र और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लाखों करोड़ का जिक्र, हर बड़ा इंडस्ट्रियल जिक्र भी कर रहा है, सरकार भी जिक्र कर रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन 10% से 7%, इलेक्ट्रिसिटी 10.1% से घटकर 5.1%। इतना ही नहीं, ट्रैवल और होटल के दौर में भी चले जाइएगा तो 8% से घटकर 6.7% और रियल एस्टेट 8.4% से घटकर 7.2%। मसला है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजों को देखिएगा या फिर अपनी इकोनॉमी को ना संभाल पाने का जिम्मा भी अपने हाथ पे लीजिएगा, क्योंकि घरेलू हालात 6 महीने में जो इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है और स्टॉक का जो वैल्यूएशन हो रहा था जिसका जिक्र उस दौर में किया गया था जिस दौर में रिपोर्ट हिडेनबर्ग की आई थी, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया, ना सेबी ने ध्यान दिया। सरकार तो उसमें लगता था जैसे संलग्न है, जुड़ी हुई है, इसीलिए उसने भी ध्यान इस दौर में बिल्कुल नहीं दिया और तमाम चीजें इस दौर में होते होते एफआईआईज और एमएनसी का कहना है जनाब कमाना था, कमा के निकल गए, क्योंकि एफआईआईज ने इस दौर में लगभग जो 5 महीने हैं इसमें 3,15,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। इस बरस सिर्फ 1,32,000 करोड़ रुपए निकाले हैं जनवरी फरवरी में, और पिछले 3 महीनों में लगभग 2 लाख करोड़ और निकाले हैं। रास्ता क्या है सरकार के पास? सरकार इस रास्ते को निपटाने के लिए क्या मंदी की दिशा में इस देश को ले जाने का ऐलान कर देगी, या फिर एक ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने आकर खड़ी हो जाएगी जहां सरकार प्रोपेगेंडा के जरिए बताएगी तो जरूर कि लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन हकीकी तौर पर लाखों करोड़ यहां से लोग निकाल कर ले जा रहे हैं। तो फिर यानी इस देश की जनता खुद समझे जिसका पैसा बैंक में है कि उसको इंटरेस्ट रेट से ज्यादा महंगाई दर है, उसे खुद समझना है कि बैंक में जमा पैसा मंदी के दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां बतलाएंगी कि पैसा नहीं है, और जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो बैंकों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश के भीतर में लगभग बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े कंपनीज, बड़े कॉरपोरेट, इनके हिस्से में जो एनपीए का हिस्सा आता है वो तकरीबन सबसे ज्यादा 40% है। तो फिर अब वो पैसा लौटा नहीं पाएंगे तो बैंकों का क्राइसिस, बैंकों के क्राइसिस को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक क्या नोट छापेगा, या सरकार नए प्रोपेगेंडा की दिशा में बढ़ेगी कि अब आप लोग को संभल के चीजें रखनी होंगी, या सरकार जो रेवड़ियां बांट रही थी उसमें कहेगी अब इसमें ब्रेक लगानी पड़ेगी? क्या करेगी सरकार? लेकिन सवाल है क्या करेगी सरकार नहीं, सरकार ने क्या किया है। और उस किए का जब असल चेहरा इस दौर में सामने आ रहा है तो ना वित्त मंत्री कुछ कह रही हैं, ना कॉमर्स मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। सभी इस बात में अस्त व्यस्त है कि देखिए हम कितने शानदार तरीके से सत्ता और सरकार चला रहे हैं, और हमारा अगला मिशन बिहार और उसके बाद बंगाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।